हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। आज की क्लास 9 बज गई है और 9 बजे से आपकी चलती है सामाजिक विज्ञान 9-10 की आपकी डेली क्लास आपकी, ठीक है। और यहाँ पर हम NCERT जो आप लोग को पूरा करवाए हैं दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे दोस्तों आप लोग को कंप्लीट हो रहा है। जहाँ हिस्ट्री आपका पूरा हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, पॉलिटी हो गया है और इकोनॉमिक्स भी आपका 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा। आज जो हम इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर ये 2 है और इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉप 50 सवाल, 50 से ज़्यादा यहाँ पर सवाल हम यहाँ पर सिलेक्ट करके लाए हैं और ये बिल्कुल दोस्तों आपके बुक से ही हम लिए हैं, इधर उधर से नहीं लिए हैं, क्योंकि बुक को हम फॉलो करते हुए चले हैं। और बुक जब ये फॉलो पूरा हो जाएगा उसके बाद, यानी कि जब ये इसमें 5 चैप्टर टोटल आपको दिया गया है क्लास 10 में, इसके बाद आपको हम ज्योग्राफी आपको शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 दिन के बाद आपका ज्योग्राफी शुरू होने वाला है, टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर फर्स्ट शुरू होगा जिसमें 40 सवाल पूछेंगे हम और 40 सवाल दोस्तों आपके सब्जेक्ट से ही रहेगा। 6 से लेकर के 12 क्लास तक हम कोशिश करेंगे, है ना। वो PDF आपका बन रहा है और उसमें टेस्ट रहेगा आपका हर एक चैप्टर से, आपका हर एक टॉपिक से रहेगा, 6 से लेकर के 12 तक। आपका मजा आएगा दोस्तों। और 1 महीना लगभग आपके पास अभी समय है, तो 1 महीना आपका फिलहाल टेस्ट चलेगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल आपका टेस्ट चलेगा और मजा आ जाएगा इसमें फिर आप लोग को, ठीक है। चलिए, यहां अगर पूरा कर लेते हैं तो इससे बाहर दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे पेड ग्रुप में, ठीक है। पेड ग्रुप में बहुत सारे हजारों बच्चे जुड़े हैं, आप उसमें जुड़ जाइए फटाफट। वहां पर आपको सभी PDF नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये नंबर है हमारा 7857824310। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 और ये देखिए नंबर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है। ये WhatsApp नंबर हमारा है, आप इस पे बात भी कर सकते हैं। हमारा WhatsApp भी यही है, फोन पे, गूगल पे भी आपका यही है। मात्र अभी चार्ज है इसमें 251 का, ठीक है। ओनली 251 का इसमें चार्ज है और कोई भी आपको अदर चार्ज आपका नहीं है। इसी के बाद दोस्तों आपका पीछे जितनी क्लासेज हो गई है वो भी आपको मिल जाएगा, PDF के साथ साथ उसका वीडियो भी मिल जाएगा और आने वाला जो वीडियो है उसका PDF नोट्स है वो भी आपको उपलब्ध होते रहेगा एग्जाम तक आपका, ठीक है ना। तो ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से, किसी भी नंबर से आप कर सकते हैं और जो भी आपका WhatsApp होगा उससे हमको पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट थोड़ा सा भेज दीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों आपको सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अब तो केवल 2 ही सब्जेक्ट आपको पूछेगा। अब 4 चाहिए 4 मिल जाएगा, 2 चाहिए 2 मिलेगा, 3 चाहिए 3 मिलेगा, आपको जितना चाहिए सारा आप लोग को मिल जाएगा जी। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल है कि किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो माल का उत्पादन नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, है ना। देखिए, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है आपका? कृषि, आपको तो पता है ना। कृषि है, वानिकी है, मत्स्यन है, ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है आपका? तो द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है विनिर्माण उद्योग, ठीक है, जिसमें निर्माण किया जाता है। तो माल का उत्पादन तो द्वितीय क्षेत्र में हो ही रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में भी हो रहा है। जैसे कृषि कार्य आप करते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं रोपते हैं, मटर रोपते हैं, कुछ भी रोपते हैं तो उत्पादन तो करते हैं ना। तो प्राथमिक और द्वितीय में भी तो उत्पादन हो रहा है। लेकिन तृतीय क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र है। इसमें आप सेवा देते हैं दोस्तों, है ना। आप पब्लिक को क्या करते हैं? सेवा देते हैं। अब जैसे कि जितने इसमें आ जाएंगे, संचार है, आपका बैंकिंग है ना, जो भी सर्विस से संबंधित चीजें हो जाएगी वो हो जाएगी आपके तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है जी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनिए। अब नाम ही है संगठित और एक होगा असंगठित, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। तो संगठित का मतलब आप कंफर्म समझिए, संगठन से संबंधित होगा, है ना, एक होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं है,
ऑप्शन बी है कि यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, नौकरियां नियमित नहीं है, यह कम वेतन प्रदान करता है। देखिए संगठित क्षेत्र का अर्थ जो होगा उन उद्यमों को शामिल करते हैं जिसमें रोजगार की शर्तें नियमित है दोस्तों, यहां पर नहीं, गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही, बी भी आपका गलत है, सी भी सही गलत है और डी भी गलत है। ए नंबर ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल चलते हैं, आपका 3 नंबर प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। अब देखिए सेवा क्षेत्र कह रहा है, सेवा क्षेत्र का मतलब हो गया दोस्तों तृतीयक क्षेत्र, है ना। सेवा क्षेत्र का मतलब तृतीयक क्षेत्र, और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है आपको पता होना चाहिए। तो कृषि तो आ जाएगा प्रथम में, मछली डेयरी भी मछली प्रथम में आ जाता है, मछली भी प्रथम में आ जाता है, वानिकी भी प्रथम में आ जाता है, तो ये वाला होगा नहीं। चीनी हो गया, चीनी उत्पादन, गुड़ उत्पादन, ईटा बनाना, ये बन रहा है ना, तो विनिर्माण हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक में, ये हो जाएगा प्रथम में। लेकिन परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें हमको सेवा मिल रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर 4 नंबर है, फटाफट सभी लोग आ जाइए। 9 PM से आपकी डेली क्लास चलती है, ठीक है। 3 दिन के बाद आपकी ज्योग्राफी की फिर से क्लास शुरू हो रही है, तो जिनका भी ज्योग्राफी होगा दोस्तों सुपड़ा साफ करने हम आ रहे हैं, बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से, एकदम दोस्तों कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ज्योग्राफी में इतना पढ़ा दिए है ना, आप लोग पढ़ते नहीं है, जाकर के देख लीजिए, जितना पढ़ा दिए है ना, एक भी सवाल आपको बाहर नहीं आएगा। आप देख लीजिए 6 से लेकर के 10 क्लास तक एकदम लाइन बाय लाइन हम किताब को ही पढ़ा दिए थे। उसके अलावा दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन आंसर भी आपको चैप्टर वाइज एकदम करवा दिया गया था, वो सारे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में मैंने बताया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा आपको दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। कहां मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसा बेरोजगारी जिसमें है ना जरूरत हो, जैसे कि 3 लोगों का और उसमें काम में लगे हुए हैं 5 लोग, है ना। 3 लोग काम करेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा, और 5 लोग भी काम करेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा, तो 2 लोग यहाँ पर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता क्या है, शून्य है। अब 5 लोग तो नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता क्या हो रहा है भाई साहब, तो शून्य हो रहा है, यानी कि उत्पादन यहाँ बढ़ ही नहीं रहा है। जहां 3 लोग यहाँ पर नियोजित रहेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा, 5 लोग नियोजित हैं तो भी उतना ही उत्पादन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी। इसी को कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न चलिए, आपका 5 नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद क्या है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, अब देखिए सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसमें कह रहा है मकसद क्या होता है, तो मुनाफा कमाना नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता है, मनोरंजन करना भी इसका काम नहीं होता है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा का कार्य करना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी सामाजिक क्षेत्र का कार्य होता है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा का कार्य करना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा। अब देखिए टिस्को का मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को पता है आपको। टिस्को की स्थापना कब होती है, तो 1907 में होती है ना। जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना होती है 1907 ईस्वी में, और ये है कहां दोस्तों, तो जमशेदपुर में है, ठीक है। तो कौन सा यहां पर लागू नहीं होता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये तो होगा ही, है ना। न्यूनतम मजदूरी जो मिलना चाहिए, जो मजदूर है उनको, ये तो लागू होगा यहाँ पर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये नरेगा इसमें लागू क्यों होगा, नरेगा तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का हो जाएगा ना, ये तो केंद्र सरकार का है नरेगा, तो ये इसमें लागू आपका नहीं होगा। कारखानों का अधिनियम भी होगा, भुगतान भी होगा। बी नंबर जो आपका होगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर कि सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है। अब देखिए जो सार्वजनिक जो उद्यम है इसका जो स्वामित्व होगा किसके पास होगा। अब देखिए नाम ही है निजी, तो निजी जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा किसी एक खास व्यक्ति के पास, लेकिन जो सार्वजनिक होगा ये होगा सरकार के पास, है ना। अब देखिए सरकार इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सरकार, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अब देखिए फटाफट चलिएगा आप लोग जवाब देते हुए, है ना। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। लगभग मैं 35 से 40 मिनट में दोस्तों आपको यहाँ पर 50 प्लस सवाल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपके पास समय भी नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है, और इतना ही देर में हमको पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से करते भी चलना है, आपको समझते चलना है, ठीक है।
प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए आपको तो ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है भैया तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, है ना, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, याद रखिएगा, इसीलिए दिक्कत नहीं रखना है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, गलत बात है, सेवा तो तृतीयक क्षेत्र में करेगा तो ये गलत हो गया। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, जी हाँ, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। सी नंबर करा था वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित करते हैं, ये भी गलत है। इसमें कृषि कार्य करेंगे, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 9 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं है। अब देखिए तृतीयक, देखिए इस चैप्टर का नाम ही है दोस्तों की आर्थिक गतिविधि, है ना, तो अर्थव्यवस्था के जो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसी के बारे में इसमें आपको चैप्टर में क्वेश्चन मिलने वाला है ना। तो तृतीयक क्षेत्र में कौन से नहीं आता है, बैंकिंग आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, अध्यापन तृतीयक क्षेत्र में आता है, और किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी आप तो सेवा देते हैं ना, काम कर रहे हैं इसका मतलब सेवा दे रहे हैं, ये भी तृतीयक में आ जाएगा। लेकिन मधुमक्खी जो पालन कर रहे हैं भाई, तो ये आ जाएगा आपको किसमें, ये आ जाएगा प्राथमिक में, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर। वीडियो को सभी लोग एक बार प्लीज मेरे भाई बहन लाइक तो कर दीजिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप सभी से हम एक लाइक मांगते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिएगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी, है ना, जी डी और पी, जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, सिंपल आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र का है दोस्तों, वो भी आप याद रखना है, और सबसे कम किसका है, तो द्वितीयक क्षेत्र का है। इनमें से कह रहा है कि इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी सबसे बड़ा है। अब देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां होगा तो निरक्षर की संख्या भी वहां ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि देखिए इतने बड़े जनसंख्या को संभालना तो एक बड़ा मुश्किल काम है, और ऊपर से हमारा देश बहुत गरीब देश है दोस्तों, यहाँ निरक्षरों की संख्या बहुत ज्यादा है, अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा निरक्षर है, खास करके हमारे बिहार, झारखंड, आपका उड़ीसा, है ना, ये सब जो राज्य है ये थोड़ा सा निरक्षर राज्य ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 12 नंबर। 12 है कि कपास की खेती के लिए पूर्णतः प्राकृतिक कारक पर निर्भर है। बताइए कपास की खेती के लिए पूर्णतः प्राकृतिक कारक पर निर्भर कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सूर्य का प्रकाश तो आपको चाहिए, प्रकृति से मिलेगा आपको, वर्षा भी आपको प्रकृति से मिलेगा, और जलवायु भी आपको प्रकृति से ही मिलेगा, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, है कि नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है ना, नीचे में कमेंट करते चलना है। प्रश्न देखिएगा आपका, प्रश्न नंबर है 13 कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका नाम बदल के कर दिया गया था दोस्तों आपका मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया था। याद रखिएगा ये नाम भी कब बदला गया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये 2000, इसका उद्देश्य क्या था, ये 2005 में आया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाना, बिल्कुल सही है, और श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारना, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है। नरेगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेगा से आपको फिक्स है कि क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। प्रश्न देखिएगा आपका 14 नंबर, और 100 दिन का दोस्तों रोजगार का ये सुनिश्चित भी करता है ना, 100 दिन का रोजगार, ठीक है। प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दोस्तों प्रत्येक क्षेत्र, अब जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र हमारा है, तो इसमें जो अंतिम उत्पाद का ही गणना क्यों किया जाता है, ये सवाल कह रहा है। तो बेरोजगारी से बचने के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, जी हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, तो ये भी गलत है। और हम डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। दोहरी गणना से बचने के लिए दोस्तों जो अंतिम उत्पाद होता है इसी की गणना की जाती है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण बताइए। अब देखिए सेवा क्षेत्र, अब सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधि है जी,
तो अभी आपको बताए ना, परिवहन जो हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र में आता है, संचार बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आएगा, व्यापार भंडारण ये सारे सेवा क्षेत्र में ही आते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ई रहता तो आप क्या करते, ऑप्शन नंबर ई में क्या रहेगा आपको कि एक से अधिक, है ना, ऑप्शन नंबर की ई में क्या देगा, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं देगा ऑप्शन नंबर ई में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई आप मार सकते थे क्योंकि यहाँ पर तीनों सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर कि प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि क्या कहलाती है। अब देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के द्वारा उत्पादन होगा, तो प्रकृति से हम क्या उत्पादन करते हैं, सेवा उत्पादन करते हैं, प्रकृति से कभी नहीं, है ना। औद्योगिक क्षेत्र ये भी आपका नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। देखिए औद्योगिक जो क्षेत्र होता है ये भी आपका प्रकृति नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखिए औद्योगिक, लेकिन कुछ कुछ जो चीजें होती है वो प्रकृति से होता है, लेकिन जो यहाँ पर मेन आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर ई होता तो आप ए और आपका औद्योगिक जो क्षेत्र है यहां पर आप जा सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 17 नंबर सवाल है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देता है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है ना, तो आप समझ गए होंगे। कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, जहां पर दोस्तों जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, उसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। 5 लोग की आवश्यकता है और 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है, उतना ही हो रहा है। यहाँ पर 5 लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हैं, इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लोग लगे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर कह रहा है कि जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रम लगे हो तो उसे क्या कहते हैं। अभी ना बताएं भाई कि आवश्यकता से अधिक आदमी लगा हुआ है ना, आवश्यकता जितना है 5 की आवश्यकता है 10 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 5 लोग क्या है, बेरोजगार हैं, क्योंकि 5 से भी उत्पादन उतना ही होगा जितना 10 से उत्पादन होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी ऑप्शन नंबर आपको सी में दे दिया गया है ना। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आपको 18 नंबर कह रहा है कि वह गतिविधि जो वस्तु की उत्पादन नहीं करती, है ना, कौन सा गतिविधि कह रहा है कि वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, है ना। वस्तु का उत्पादन तो नहीं करती है लेकिन ये सहयोग देती है ना, उत्पादन में सहयोग देती है, वो कौन सा क्षेत्र है, तो उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र आपका, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, विनिर्माण उद्योग यानी कि द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 19 नंबर प्रश्न है कि लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं। अब देखिए लाभ के उद्देश्य से कह रहा है कि वो कौन सा क्षेत्र में गतिविधि निर्देशित नहीं होता है, तो संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। देखिए जो संगठित क्षेत्र होता है इसमें लाभ के उद्देश्य से ही गतिविधि की जाती है, निजी क्षेत्र होता है इसमें भी मेन होता है लाभ का ही उद्देश्य होता है, असंगठित जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो भी मेन रूप से लाभ के लिए ही कार्य करता है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना ये जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया हूं, आप इसको दोस्तों पढ़ भी लीजिएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। देखिए भारत में सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है दोस्तों, तो वो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा। ऑप्शन है 50, 55, 71 या फिर 70%। देखिए भारत में अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक में लगे हुए हैं दोस्तों, तो 61% लोग जो हैं ये प्राथमिक में आपका लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा। देखिए इसी में 1-2% इधर उधर हो जाए तो आप उस पर घबराइएगा नहीं कि सर तो बताए थे 61 और यहाँ दे दिया है 62, है ना। यही 1-2% आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अपडेट होते रहता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए गूगल करके हम देखे तो 70% दे रहा था, है ना। एक जगह देखे तो दे रहा है 61% दे रहा है। अब देखिए 60 से 70 के बीच में जो है दोस्तों ये कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसी में दोस्तों मैं इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा दे दिया हूं, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपको, प्रश्न नंबर है 21 नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे। अब देखिए जहां सार्वजनिक और
निजी जो क्षेत्र है उसको वर्गीकृत कैसे करेंगे, तो द्वितीय क्षेत्र के आधार पर, बिल्कुल गलत बात है। सेवा क्षेत्र के आधार पर ये भी नहीं करेंगे। तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, बिल्कुल ठीक बात है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर सार्वजनिक और निजी के आधार पर दोनों में क्या करेंगे, तो अंतर करेंगे आपका, ठीक है। कौन सा सार्वजनिक है, कौन सा निजी होगा, ठीक है। चलिए इसका भी बारे में थोड़ा सा हम दे दिए, उसको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका 22 नंबर सवाल है, कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है दोस्तों आपको अल्प बेरोजगारी, नहीं अल्प बेरोजगारी नहीं कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी नहीं कहते हैं, है ना। देखिए बिल्कुल ठीक, आप लोग फंस गए ना। इसको दोस्तों अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं और छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, यानी कि इसको दोनों कहते हैं, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही मेरे बउआ अल्प बेरोजगारी इसको कहा जाता है और इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है। फंस गए ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर होगा आपका 23 नंबर। 23 कह रहा है कि भारत में जीडीपी, है ना, ज्ञात करना जैसा कठिन कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए जीडीपी ज्ञात कौन करता है जी, तो जीडीपी ज्ञात हम तो नहीं करेंगे, आप भी नहीं करिएगा और महाजन भी नहीं करेगा, महात्मा गांधी जी भी नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार के मंत्रालय करेगा दोस्तों, जीडीपी का ज्ञात करेगा, है ना। किसमें, मतलब जीडीपी में हमारा जो जीडीपी है ना, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो याद रखना है सेवा क्षेत्र का, ठीक है। सबसे कम योगदान किसका होता है, तो वो होता है विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में तो बहुत सारा गतिविधि होता है ना, डेयरी भी इसमें आता है, मत्स्यन भी आता है, कृषि भी आता है और आपका इसमें वानिकी भी आ जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारा क्षेत्र आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, अभी मैंने बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान होता है, जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो होता है आपका तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है। वो होता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का, याद रखना है ना। और सबसे कम किसका होता है, तो द्वितीयक क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी सवाल को आपको मिस नहीं करना है और एकदम रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल आपको यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान, अभी ने बताए कि सबसे कम योगदान किसका था, तो वो था आपका द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। वो कौन सा क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, जिसको विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अब देखिए नाम ही है मिश्रित, यानी कि मिश्रण होगा इसमें, है ना। दो से अधिक मिश्रण हो सकता है, दो लोगों का भी मिश्रण हो सकता है, तो इसमें सार्वजनिक भी आ जाएगा और इसमें निजी क्षेत्र आ जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा। इसी को तो कहेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 सवाल कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों, है ना, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए आर्थिक कार्य के आधार पर कोई भी देश हो, वहां तो प्राथमिक कार्य होगा ही, है ना, द्वितीय कार्य भी वहां पर होगा और तृतीय कार्य भी होगा दोस्तों, है ना। कौन ऐसा देश है जहां पर प्राथमिक कार्य नहीं होगा, हाँ कम होगा, ज्यादा हो सकता है लेकिन होगा। द्वितीय कार्य भी, विनिर्माण भी होगा और तृतीय कार्य यानी कि सेवा क्षेत्र तो होगा ही, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी तीनों कार्य वहां पर होंगे। अगला प्रश्न है कि उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए जो उद्योग है इसको किस क्षेत्र में सम्मिलित करेंगे, ऑप्शन है प्राथमिक को, द्वितीयक में, तृतीयक में। तो प्राथमिक में तो कृषि है और तृतीयक में सेवा है, तो आंसर क्या हो जाएगा द्वितीयक में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, फटाफट आप लोग जवाब देते चलना है। 30 नंबर सवाल है दोस्तों कि किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल करेंगे। अब देखिए बैंक ही आ जाता है तृतीयक में, तो मैनेजर साहब का बाहर जाएंगे, मैनेजर साहब तो बैंक में रहेंगे और मैनेजर साहब ना काम करते हैं जी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये तृतीयक क्षेत्र ही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी, या तो मैनेजर कहिए या कैशियर कहिए या क्लर्क कहिए, सब आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से मैंने अभी बताया था कि इसको एक और नाम से जानते हैं,
है ना। अति रोजगार नहीं, अति रोजगार इसको नहीं कहते हैं, कारखाना भी नहीं कहते हैं, बेरोजगार भी नहीं कहते हैं, अल्प रोजगार इसको कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को। आपको आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर कि कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। अब देखिए जो कृषिगत क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो कैसे होंगे। अब कृषिगत क्षेत्र कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कृषिगत क्षेत्र के जो श्रमिक होंगे ये अल्प रोजगार होंगे या अति रोजगार होंगे या बेरोजगार होंगे। देखिए बेरोजगार तो नहीं होंगे, है ना, और न ही अति रोजगार होंगे, ज्यादा भी रोजगार इनको नहीं मिला है, अल्प रोजगार में आ जाएंगे ये, है ना। ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये अल्प रोजगार में जाएंगे आपको कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक आपके। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तृतीय क्षेत्र में तो कृषि आएगा नहीं, दूध उत्पादन, संचार और वानिकी, वानिकी भी आपको आता है किसमें, तो प्रथम में आता है। दूध उत्पादन भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका संचार हो जाएगा। आंसर नंबर, दूध उत्पादन भी प्रथम में आ जाएगा, ये पशुपालन में चल जाएगा आपका, है ना, तो सी नंबर हो जाएगा आपका संचार, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 34 नंबर कह रहा है दोस्तों कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवेतन जो छुट्टी आता है दोस्तों ये किस क्षेत्र में आता है, ये असंगठित में आएगा या संगठित में आएगा या ग्रामीण में आएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न ही ये असंगठित में आएगा, न ही ये ग्रामीण में आएगा और न ही इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, संगठित क्षेत्र हो जाएगा सवेतन छुट्टी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। प्रश्न है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में बदलना क्या कहलाता है। अब देखिए प्राकृतिक प्रश्न कह रहा है ना, प्राकृतिक उत्पादों को दोस्तों विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूप में बदलना उसको क्या कहते हैं। अब देखिए बहुत सारा प्राकृतिक चीज है जिसको हम क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं, तो इसको प्राथमिक तो होगा नहीं, विनिर्माण हो रहा है, जैसे ही विनिर्माण होगा तो वो द्वितीयक में चला जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम 36 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, कपास की खेती तो प्राथमिक में आ जाएगा आपका, डेयरी भी आपका प्राथमिक में आ जाएगा, यातायात दोस्तों आपका तृतीयक में आ जाएगा, भवन निर्माण हो जाएगा द्वितीयक में, क्योंकि यहाँ निर्माण हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र। आज के बाद आपको दोस्तों इससे संबंधित एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है और यहाँ से ना 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में जरूर एग्जाम में पूछेगा, आप याद रखिए। कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखिए छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है भाई साहब, औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है कृषक क्षेत्र में, या फिर सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए छिपी हुई जो बेरोजगारी है ना दोस्तों, इसी को तो कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसी को कहते हैं अल्प बेरोजगारी। तो औद्योगिक कहाँ से होगा, औद्योगिक तो आपका होगा नहीं, कृषि क्षेत्र भी आपका हाँ कृषि क्षेत्र ही आपका होगा, सेवा क्षेत्र भी नहीं होगा। तो कृषक जो क्षेत्र है दोस्तों इसी में छिपी हुई बेरोजगारी रहती है ना, इसी में छिपी हुई बेरोजगारी होती है, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि औद्योगिक क्षेत्र क्या कहलाता है। अब देखिए जो औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक तो होगा नहीं, तृतीयक होगा नहीं, सेवा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र आपका। नेक्स्ट है कि सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है। अब सेवा क्षेत्र किस में आता है, तो औद्योगिक में नहीं आएगा, प्राथमिक में भी नहीं आएगा, द्वितीयक में नहीं आएगा, तो तृतीयक क्षेत्र में चला जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, है ना। चलिए आंसर नंबर डी किन्हीं लोगों का गलत नहीं है, बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पर्सनली मिल जाएगा आपको। अभी तक जितना क्लास हुआ है, किस क्षेत्र में रोजगार की दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो रोजगार है दोस्तों, तो सबसे अधिक लोग किस कार्य में लगे हैं, तो कृषि कार्य में लगे हैं। तो सबसे अधिक रोजगार कहाँ है, कृषि में ही होगा, यानी कि प्राथमिक में ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 कह रहा है कि इनमें से अंतिम उत्पाद क्या है। अब देखिए अंतिम उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद क्या है ये पूछा जाता है। तो अंतिम उत्पाद क्या है, चीनी, आटा, बिस्कुट, गेहूं। अब देखिए चीनी प्राथमिक अंतिम नहीं होगा, क्योंकि एक बिस्कुट को बनाने के लिए क्या चाहिए, बिस्कुट को बनाने के लिए दोस्तों चीनी भी चाहिए, है ना, आटा भी चाहिए, मैदा भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो चीनी नहीं होगा, आटा भी नहीं होगा, गेहूं भी नहीं होगा।
अंतिम उत्पाद क्या हमारा बन के निकला, तो हमारा बन के निकला बिस्कुट। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर बिस्कुट दोस्तों, ये हो जाएगा अंतिम उत्पाद। ठीक है, अगला है कि इनमें से मध्यवर्ती उत्पाद। अब बताइए, अब मध्यवर्ती उत्पाद में क्या आ जाएगा, गेहूं। गेहूं तो मध्यवर्ती कहां से होगा, है ना। गेहूं देखिए मध्यवर्ती, आटा और बिस्कुट और क और ख दोनों। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में आपका गेहूं भी आ जाएगा दोस्तों, और मध्यवर्ती में आपका बिस्कुट नहीं, बिस्कुट तो आपका तृतीय हो जाएगा, आटा भी आ जाएगा। यानी गेहूं के बाद क्या बनेगा, आटा बनेगा। तो ये दोनों जो है ना, क और ख यानी कि ए और बी जो है ये आपको हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, आटा और गेहूं आपका। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से लिख दिया हूँ, आप इसको पढ़ लेना है ना। इसको पीडीएफ हम देंगे, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये 2005 में आपको लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। आया था इसे 2005 में, लागू की हम बात करें तो 2006 में ऐसे लागू हुआ था, है ना। कहीं कहीं ऑप्शन दे देता है 2005, कहीं कहीं देता है 2006 में। इसका नाम जो बदला गया था वो 2009 में इसका नाम बदलाया था महात्मा गांधी जी के नाम पर। ये भी पूछता है आपका 100 दिन का इसमें रोजगार मिलेगा, ये भी पूछेगा दोस्तों आपका, है ना। चलिए, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 44 नंबर। रोजगार गारंटी अधिनियम में सरकार ने कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दिया है, तो अभी आपको बता दिए कि रोजगार गारंटी जो अधिनियम है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो अधिनियम है दोस्तों, इसमें 100 दिनों का रोजगार देने की बात कही गई है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, इनमें से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्यम नहीं है। अब देखिए, निजी क्षेत्र कह रहा है यानी कि प्राइवेट सेक्टर, तो निजी क्षेत्र का नहीं कह रहा है। मारुति उद्योग दोस्तों आपका ये प्राइवेट में आ जाता है। ठीक है, टाटा उद्योग भी प्राइवेट है, हिंदुस्तान लीवर भी प्राइवेट, नहीं कह रहा है ना, तो मारुति तो नहीं आएगा, टाटा भी नहीं आएगा, हिंदुस्तान भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा डी नंबर। भारत संचार निगम लिमिटेड ये क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आपका निजी क्षेत्र का उद्यम नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आपका भारत संचार निगम लिमिटेड ये आपका सरकारी क्षेत्र है दोस्तों, ये निजी क्षेत्र का नहीं है ना जी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 46 नंबर। प्रश्न है कि निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है। जो निजी क्षेत्र की गतिविधि होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र का होता है ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है ना, जनता को मतलब कि सुख सुविधा पहुंचाना, है ना, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र का है। लेकिन जो निजी क्षेत्र का होता है ये लाभ कमाने के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखते हैं ना, अब यही चीज तो कर रहे हैं मोदी जी, सब चीज को निजी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बेचने से क्या होगा, सारा चीज महंगा कर देगा, है ना। महंगा हो जाएगा तो लोगों के पॉकेट खाली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही तो गलत है, यही तो गलत हो रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि रोजगार की अवधि नियमित होती है। अब रोजगार की जो अवधि है नियमित होती क्या है। अब देखिए, रोजगार की अवधि नियमित होती क्या है दोस्तों, एक संगठित क्षेत्र में होता है, असंगठित क्षेत्र में होता है, प्राथमिक में होता है, कृषक में होता है। तो रोजगार की अवधि जो नियमित होता है ये असंगठित में नियमित नहीं होता है, प्राथमिक में भी नियमित नहीं होता है, कृषक में भी नियमित नहीं होता है। लेकिन जो संगठित क्षेत्र में होता है ना, इसमें सारे चीज पहले से ही नियम कानून बना दिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। और वीडियो को लाइक तो कर दीजिए सभी लोग एक बार। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 48 नंबर। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रक रचित क्या होता है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र कह रहा है इसका रचना क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन है कि भूमिहीन कृषक मजदूरी से, बुनकरों से या बढ़ई से। ये सभी असंगठित क्षेत्र में ही आ जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये सारे आपके असंगठित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर सवाल कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग हों। देखिए, अल्प बेरोजगारी कब पाया जाता है ना, अल्प बेरोजगारी कब पाया जाएगा, अल्प बेरोजगारी पाया जाएगा कि अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। मतलब जितना आपके कार्य क्षमता है उस अनुसार से आपको कार्य नहीं मिल रहा है, तो इसको कहेंगे आपको अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, चलिए आपका देखते हैं 50 नंबर सवाल, है ना। 9 PM से आपकी डेली क्लास चलती है। ये फिलहाल अभी चल रही है NCERT आपका, NCERT का आपका क्लास 10, है ना। आपकी NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर दोस्त चल रहा है जब का 2 नंबर आपका। ठीक है, कल होगा चैप्टर नंबर 3, फिर 4, फिर 5, 5 चैप्टर आपको टोटल इसमें दिया है NCERT में आपका। उसके बाद दोस्तों आपका 3 दिन के बाद आपका दोस्तों ज्योग्राफी का टेस्ट शुरू होगा, जो 40-40 क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ज्योग्राफी और पॉलिटी का।
ठीक है, पहले ज्योग्राफी पॉलिटी का करवाएंगे, फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का भी आप लोग को करवा दिया जाएगा। प्रश्न देखिएगा, आप देखिए समय नहीं बचा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, है ना, वो ज़्यादा आपको अब काम देगा, है ना। एग्जाम के समय में आप किताब पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितना से ज़्यादा जितना पढ़ना था आप पढ़ लिए, अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय आया है, रिवीजन करने का समय आ गया है ना। जब एग्जाम का 10 दिन बचेगा ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नया चीज तो पढ़ना ही नहीं है, बस आप लोग को रिवीजन करना है जो चीज आप पढ़ चुके हैं, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, है ना। क्वेश्चन बनाने से तो दिमाग खुलेगा कि हाँ ये गलती हम कर रहे हैं, ये गलती अगर क्वेश्चन आता है तो हमको उसको गलती नहीं करना है, उसमें सुधार करना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि पिछले 30 वर्षों में भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक बढ़ा है। देखिए पिछले 30 साल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो योगदान बढ़ा है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में तो नहीं बढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्र में तो घट गया है आपका। द्वितीयक क्षेत्र में कुछ कुछ बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं बढ़ा है। सबसे ज्यादा जो बढ़ा है दोस्तों वो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर, क्योंकि हम 50 से ज्यादा सवाल यहाँ पर लिए हैं तो अभी आप लोग को यहाँ से भागना नहीं है। प्रश्न है कि कौन सी तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, खेती तो प्राथमिक में आएगा, बैंक सेवा आ जाएगा तृतीयक में, बिल्कुल ठीक है। लकड़ी से कागज बनाना ये भी आपका द्वितीयक में आ जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों आपका 52 नंबर। 52 कह रहा है कि इनमें से कौन से प्राकृतिक कारक है। देखिए प्राकृतिक कारक, वर्षा तो प्रकृति की होता है, सूर्य का प्रकाश भी हमको प्रकृति से मिलता है, जलवायु भी हमें प्रकृति से मिलता है, आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 53 नंबर। 53 कह रहा है कि इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब प्राथमिक क्षेत्र डेयरी आता है प्राथमिक में, डबल रोटी बनाना द्वितीयक में, चीनी बनाना द्वितीयक में, रेल बनाना दोस्तों, रेल तो आ जाएगा आपको सेवा मिलता ना रेल से, तो रेल चल जाएगा आपका तृतीयक में आपका, है ना। रेल चल जाएगा आपको तृतीयक में, क्योंकि यातायात जो आता है वो तृतीयक में चला जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक डेयरी उद्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये टोटल दोस्तों 53 सवाल थे इस चैप्टर में। कैसा लगा आप लोग को बहुत बताइएगा, अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर देना है। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे इस चैप्टर से मैंने पूरा करवा दिया है, एक भी सवाल आप लोग को यहाँ से अब छूटने वाला नहीं है ना। जितना हम यहाँ पर करवा दिए हैं बस उतना आप लोग को कर लेना है। तो ये दोस्तों आप लोग को ये लिए एक जो ऑफर था, इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, बिहार शिक्षक बहाली 2023 का, है ना। ये 1 to 5 और 9 10th जो सामाजिक विज्ञान की हमारे यहाँ तैयारी चल रही है ना। यहाँ पर लाइव क्लास, पीडीएफ नोट सारे चीज आप लोग को मिल जाएगा। अभी देखिए 499 जो चार्ज था उस पर 50% यहाँ पर ऑफ कर दिया है, मात्र 251 में आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, इस नंबर पे आपको 251 का आपको पे करना होगा, और जो भी पे करेंगे तो इसी नंबर व्हाट्सएप पे आप हमको स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना है, यानी कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ये नंबर है, इस पर आप जरूर हमको भेज देना है। और ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलता रहे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए ये नोट कर लीजिएगा अपना नंबर, और फिर मिलेंगे हम कल, है ना। और आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। और देखिए यहाँ पर एक जो कुछ लोगों का अगर गलती हो गया होगा फॉर्म भरते समय, है ना, ऐसे तो बीपीएससी आयोग को देना चाहिए पूरा अपडेट करने के लिए, है ना। कोई अगर गलती हो गया तो उसको एडिट करके हम सुधार कर सके। लेकिन दोस्तों सिर्फ यहाँ पर दोस्तों, है ना, लिंग को, है ना, जो जिनका भी लिंग मेल से फीमेल हो गया है या फीमेल से मेल हो गया है वो अपना चेंज कर सकते हैं, ये डेट दिया गया है ना। अब बताइए कि सरकार को सिर्फ क्या मेले फीमेल को गलती लगा और कुछ गलती नहीं लगा, है ना। किन्हीं का नाम गलती मतलब टाइप हो गया होगा, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ टाइप हो गया होगा, किन्हीं का कुछ और टाइप हो गया होगा, है ना। तो वो भी आप अपडेट कर देते, उसमें भी एडिट करने का ऑप्शन आपको दे देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये आयोग नहीं दिया है, सिर्फ लिंग को यहाँ पर चेंज करने के लिए दिया है, क्योंकि अब सरकार को ऐसा लगा होगा, है ना, बीपीएससी को ऐसा लगा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो मेल फीमेल बन गए हैं और फीमेल मेल बन गए हैं, तो भैया इसीलिए किए हैं। क्योंकि फीमेल में तो सीट ज़्यादा है ना, फीमेल में 50% सीट है 1 to 5 में, तो कुछ लोग ऐसे कुरफाती होंगे जो इस प्रकार का कार्य किए होंगे। तो इस प्रकार का कार्य मत कीजिएगा,
आप पकड़े जाइएगा, और पकड़े जाइएगा भैया तो जॉब भी जाएगा और सारे साथ साथ और भी बहुत कुछ चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तैयारी एकदम करते चलना है दोस्तों, जोर शोर से, है ना। 2-3 दिन अब ये क्लास चलेगा इकोनॉमिक्स वाला, उसके बाद हम ज्योग्राफी पर फिर से आएंगे, और ज्योग्राफी का दोस्तों आप लोग को पूरा फिर से करवाया जाएगा, है ना। चलिए जी, गुड नाइट सभी लोगों को, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, और तैयारी अपना करते रहना है। धन्यवाद।